डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करता हूँ कीमोथेरेपी, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। और सबसे पहले कीमोथेरेपी होता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद एंटीबायोटिक्स, उसका क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीमोथेरेपी होता क्या है। कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और मेलिग्नेंसी विद ड्रग्स which destroy microorganisms और कैंसर सेल। बोला कि कीमोथेरेपी एक तरीके से ट्रीटमेंट है, उसमें मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या इन्फेक्शियस डिजीज को और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करें। इन्फेक्शन मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मे बी वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। इन सब इन्फेक्शन का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी ड्रग से, दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। इट मीन्स आप कह सकते हैं और आप कहेंगे कि किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, प्रोटोजोआ से हो, उसका ट्रीटमेंट हम जिस ड्रग से करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए, दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। इसके बाद सेकेंड, दैट इज antibiotics are any substance which is obtained from microorganisms। बोला कि एंटीबायोटिक्स कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाए एंड दैट किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक जो एंटीबायोटिक्स है वो यूज किया जा रहा है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। सो आप कहेंगे एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट इज यूज टू किल और इनिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। जनरली एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की है और बाय मिस्टेक उन्होंने दो कल्चर आपस में मिल गए थे, स्टेफाइलोकोकस एंड पेनिसिलिन। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब देखते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो स्टेफाइलोकोकस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, वहां से उन्होंने एंटीबायोटिक्स का नाम दिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरली हम तीन तरीके से एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। अगर हम टाइप ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मे बी आपके एंटीबायोटिक आप कहेंगे कि सर ये बैक्टीरिसाइडल है, इट मीन्स ये बैक्टीरिया को किल कर रही है, और बैक्टीरियोस्टैटिक है, इट मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनिबिट कर रही है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। देखिए जितनी भी मोस्टली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी आती हैं बैक्टीरिसाइडल में। It means narrow spectrum antibiotics like penicillin, macrolides class drugs, aminoglycosides drugs and quinolones class drugs, ये जनरली आपकी बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरिया को किल कर रही हैं। जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती है उनको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। जैसे कि आपकी मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है लाइक सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, आपकी क्लोरामफेनिकॉल, ये जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ सिफेलोस्पोरिन को छोड़ के, ये सारी की सारी आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है एज यूज होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। नंबर टू क्लासिफिकेशन, दूसरा जो टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। आप दूसरा क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम को आप फर्दर सब डिवाइडेड करेंगे इनटू टू पार्ट्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने की बात करेंगे तो हम उसमें ड्रग जो यूज करते हैं वो पेनिसिलिन एंड मैक्रोलाइड्स क्लास की ड्रग है, वेर एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो आपके क्विनोलोन्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में
आपकी क्लोरमफेनिकोल, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ये जो भी ड्रग्स हैं वो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इट मीन्स ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरली आप याद कर सकते हैं 4 स्टेप है। नंबर 1 सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना, नंबर 2 प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करना, नंबर 3 आपके डीएनए गायरेज की सिंथेसिस को इनिबिट करना, और नंबर 4 आपकी पाबा से फोलिक एसिड के कन्वर्जन को रोकना है। तो देखिए सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स हैं। इस क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है और ये यूनिक ड्रग है क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। नंबर 2 प्रोटीन सिंथेसिस है जो कि आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एज वेल एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स आती हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, ये हमारी क्या कर रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीएनए गायरेज की बात करते हैं तो क्यूनोलोन्स जो है सारी की सारी ड्रग्स डीएनए गायरेज की सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। एंड द फोर्थ वन सल्फोनामाइड जो कि पाबा से फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं आपकी सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि हम ड्रग का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर सिलेक्शन की बात आती है कि एंटीबायोटिक जो सेलेक्ट करेंगे, नंबर 2 स्टेप पे हम लोग इसको फॉलो करेंगे। 2 थिंग्स पे हम इस पे डिपेंड करेंगे। नंबर 1 पेशेंट फैक्टर एंड द सेकंड वन इज ड्रग फैक्टर्स। देखिए उस पेशेंट की एज के बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ एलर्जी देखेंगे, नंबर 3 जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, प्रेगनेंसी की कंडीशन तो नहीं है, रीनल डिसफंक्शन तो नहीं है, किडनी खराब नहीं है या लीवर डैमेज तो नहीं है, हिपैटिक डिसफंक्शन तो नहीं है। इन सब स्टेप पे हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट फैक्टर बात करेंगे। और इसके अलावा ड्रग फैक्टर है कि किस रूट से देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे कि वो नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। थर्ड देखेंगे कि जो ड्रग दे रहे हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरिसाइडल है। इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली एज की अगर हम पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है वो एज है। अगर हम एज की बात करते हैं, जैसे क्लोरमफेनिकोल अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, किसी भी मैच्योर बच्चे को देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि ये लीवर और रीनल तरीके से डेवलप नहीं होता है। और ये ड्रग क्लोरमफेनिकोल जब देते हैं तो ये ड्रग हमारे बॉडी में या उस बच्चे के बॉडी में उस क्या करेगी, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करेगी क्योंकि लीवर और किडनी दोनों ही प्रॉपर डेवलप नहीं है। इसके अलावा बात कर रहा हिस्ट्री ऑफ एलर्जी में भी कुछ पेशेंट है जो सफर कर रहे हैं अस्थमा से या एलर्जिक राइनाइटिस हो चुका है उनको या एलर्जी हो चुकी है। इन सब कंडीशन में हम लोग पेनिसिलिन अवॉइड करेंगे, पेनिसिलिन नहीं देंगे जिन पेशेंट को अस्थमा है या एलर्जी है पहले से। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली अफ्रीकन G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उनमें कमी होती है और जब आप उनको सल्फोन्स या क्यूनोलोन्स क्लास की ड्रग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हम लोग एंटीबायोटिक्स मोस्टली नहीं देते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स देने की वजह से रिस्क होता है टेराटोजेनिसिटी। इट मींस जो बच्चा है, जो फीटस है, उसमें डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। हिपैटिक डिसफंक्शन होगा,
तो लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा ड्रग्स का। जैसे कि आपको एक दो ड्रग्स के नाम बता दें, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और रिफैम्पिसिन, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। रीनल डिसफंक्शन, तो एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, और इस कंडीशन में भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देना चाहिए या वेनकोमाइसिन नहीं देना है हमको। लोकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, लोकल फैक्टर में आता है कि अगर हम किसी को सल्फोनामाइड दे रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे, और उस पर्सन के पस है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आपने सल्फोनामाइड दिया है, तो उसकी एक्शन, उसका रिस्पांस उस ड्रग का कम हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसी में अगर अमीनोग्लाइकोसाइड आप देते हैं और पीएच अल्कलाइन है, दो अमीनोग्लाइकोसाइड्स का रिस्पांस अच्छा आता है, इसका एक्टिविटी अमीनोग्लाइकोसाइड्स की बढ़ जाती है। देखिए नेक्स्ट है ड्रग फैक्टर। ड्रग फैक्टर में जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप दे रहे हैं, आईवी रूट से दे रहे हैं, आईएम रूट से दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, तो आप सबको मालूम है कि आईवी रूट से 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि डायरेक्ट आप सर्कुलेशन में दे रहे हैं, तो आपको वो ड्रग पूरी पहुंचेगी और रिस्पांस आपको क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा। इसके अलावा बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, तो आप देखेंगे कि अगर इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव से है तो भी रिस्पांस मिलेगा, ग्राम निगेटिव से है तो भी रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अगर हमने नैरो स्पेक्ट्रम दिया, नैरो स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलिन दिया, लेकिन इन्फेक्शन हमको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से है, तो पेनिसिलिन का कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा। इसके अलावा जो पहली ड्रग है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों पे ही अपना रिस्पांस शो करती है। एज अ बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है, इट मींस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती है। सल्फोनामाइड पापा से फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो पापा से फोलिक एसिड जो बन रहा है वो सल्फोनामाइड फोलेट सिंथेटेज को इनिबिट करेगा, पापा से फोलिक एसिड नहीं बनेगा। तो सल्फोनामाइड जो है अगर हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जनरली सिस्टमिक एक्टिंग है, लोकल एक्टिंग है। सिस्टमिक एक्टिंग में हमारी शॉर्ट एक्टिंग आती है, इंटरमीडिएट आती है, लॉन्ग एक्टिंग आती है। शॉर्ट एक्टिंग जो है ड्रग है सल्फाडायाजीन, इसका T12 4 से 8R है, जबकि इंटरमीडिएट में सल्फामिथॉक्साजोल है जिसका T12 8 से 12R है, एंड लॉन्ग एक्टिंग में आपकी 7 डेज अप टू 7 डेज है, और वो है सल्फाडॉक्सिन। सो मोस्टली इस क्लास से सल्फोनामाइड से सल्फामिथॉक्साजोल ज्यादा यूज की जाती है, कॉम्बिनेशन में आती है, WHO अप्रूव्ड है। आपने सुना होगा कि कोट्राइमोक्साजोल है जो कि कॉम्बिनेशन में आती है ट्राइमीथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल के साथ। सल्फोनामाइड के मैं एडवर्स इफेक्ट्स की बात करता हूं। हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की जिन पेशेंट में कमी है उसमें हेमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस जो है होने के रेयर चांसेस हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ADR है वो है कि प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन मीन्स क्रिस्टल यूरिया का फॉर्मेशन होना, क्योंकि एसिटाइलेशन प्रोसेस हो रहा है सल्फोनामाइड की, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो रहा है और वो क्रिस्टल यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फोनामाइड जनरली अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं, तो सल्फोनामाइड एंड ट्राइमीथोप्रिम जो कि कोट्राइमोक्साजोल है, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल की भी यहीं पे मैं बात कर लेता हूं। ये कोट्राइमोक्साजोल WHO ने अप्रूव्ड किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसके फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है 5:1 है। थ्योरेटिकली ये है 4:1 है, लेकिन रेजिस्टेंस ना कॉज हो इसलिए इसको 5:1 रेशियो कैलकुलेट किया गया है। देखिए जो 5:1 रेशियो है
ये दो चीजों पे डिपेंड है, एक टी हाफ पे और एक अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम करने के लिए ये रेशियो 5:1 आया है, या ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाने में दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ दोनों ड्रग का सेम हो और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होना चाहिए। देखिए, कोट्राइमोक्साजोल के बारे में बात कर रहा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम कोट्राइमोक्साजोल की बात करेंगे तो सबसे पहले पाबा जो है वो डीएचएफ में कन्वर्ट होता है फोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में। फोलेट सिंथेटेज एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट करना है तो सल्फा मिथॉक्साजोल देंगे। वही डीएचएफ कन्वर्ट होता है टीएचएफ में इन प्रेजेंस ऑफ फोलेट रिडक्टेज एंजाइम्स। तो फोलेट रिडक्टेज जो है या डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में डीएचएफ कन्वर्ट हो जाता है टीएचएफ में। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए हम लोग ट्राइमीथोप्रिम देते हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कोट्राइमोक्साजोल देते हैं और यही कोट्राइमोक्साजोल क्या है, बैक्टीरिसाइडल हो जाती है। सल्फोनामाइड जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ये एज अ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी शो करती है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, आसानी से एब्जॉर्ब हो रही है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वेरियस टिश्यूज में। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है एंड इसका एक्सक्रीशन मेनली यूरिन से होता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो जो एडवर्स इफेक्ट्स सल्फोनामाइड में आ रहे हैं सेम एडवर्स इफेक्ट्स आपके कोट्राइमोक्साजोल में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। जो कोट्राइमोक्साजोल का प्रिपरेशन आ रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, WHO अप्रूव्ड किया हुआ है। सल्फामिथॉक्साजोल 100 mg प्लस ट्राइमीथोप्रिम 20 mg यूज करते हैं। देखिए 5:1 का रेशियो है और ये पीडियाट्रिक टेबलेट के फॉर्म में आती है। 5:1 का रेशियो, सल्फामिथॉक्साजोल 100 mg एंड ट्राइमीथोप्रिम 20 mg। अगर हम ओरल सस्पेंशन की बात करते हैं उस कंडीशन में सल्फामिथॉक्साजोल 200 mg आती है एंड ट्राइमीथोप्रिम 40 mg आती है ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन आता है सल्फामिथॉक्साजोल 400 mg एंड ट्राइमीथोप्रिम आपकी 80 mg आता है, जो कि ओरल और आईवी रूट दोनों से दिया जाता है। सल्फामिथॉक्साजोल 800 mg एंड ट्राइमीथोप्रिम 160 mg के फॉर्म में आता है। ये डबल स्ट्रेंथ डोज है जो कि ओरल और आईएम रूट से दिया जाता है। थेराप्यूटिक यूज की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली यूटीआई इन्फेक्शन में यूज किया जाएगा। कोट्राइमोक्साजोल रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करेंगे, डायरिया की कंडीशन में यूज करेंगे, टाइफाइड फीवर में इसको यूज करेंगे। ये है आपका सल्फोनामाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। नेक्स्ट क्लास है आपका पेनिसिलिन, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है एंड P फॉर पेनिसिलिन है एंड P फॉर पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम पेनिसिलिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करें तो इफेक्ट ऑन, कहाँ पे इसका इफेक्ट है तो आप बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। एक्टिविटी क्या है पेनिसिलिन की, तो ये बैक्टीरिसाइडल है, नैरो स्पेक्ट्रम है। आपको बताया कि मोस्टली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिसाइडल है, तो पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिसाइडल है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद अगर हम इसके एडीआर की बात करते हैं, पेनिसिलिन का जो एडीआर है एलर्जिक रिएक्शन, नोजिया वोमिटिंग कॉमन है एंड हेमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे, पेनिसिलिन का जो ट्रीटमेंट है मोस्टली पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट यूटीआई इन्फेक्शन में करेंगे, मेनिंजाइटिस में करेंगे, टाइफाइड फीवर में करेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेनिसिलिन है उसको फर्स्ट एंटीबायोटिक है और क्लिनिकली यूज की गई है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन का
जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बैक्टीरिसाइडल है, क्योंकि ये पेनिसिलिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे रही है, क्योंकि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जिसकी वजह से आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाता है। एंड आप इसको बोलेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली किल करने के लिए यूज की जाती है। कुछ पेनिसिलिन क्लास की ड्रग हैं जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी आपकी यूज की जाती है, मॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, ये पेनिसिलिन क्लास की ड्रग्स है जो कि यूज की जाती है। अगर हम इसका थेराप्यूटिक यूज बताएं पेनिसिलिन या पेनिसिलिन क्लास की ड्रग, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को, स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए, उस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिसिलिन इंगल्फ कर रही थी जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से बाय मिस्टेकली दोनों कल्चर मिल गए थे। इसके अलावा बोला कि यूटीआई इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन में फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर उस ड्रग से आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन आप पेनिसिलिन की तरफ मूव ऑन करेंगे। टाइफाइड फीवर है, डिप्थीरिया, सिफिलिस अगर किसी को हो रहा है, इन सब कंडीशन में हम लोग पेनिसिलिन या पेनिसिलिन क्लास की ड्रग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग मैक्रोलाइड्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए मैक्रोलाइड्स या मैक्रोलाइड्स क्लास की ड्रग, जिसमें आप पढ़ते हैं एजिथ्रोमाइसिन। देखिए मैक्रोलाइड्स एंड पेनिसिलिन आपको याद करने के लिए मैंने बोला कि पीएम से याद रखिए, पी फॉर पेनिसिलिन, एम फॉर मैक्रोलाइड्स। ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। मैक्रोलाइड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलेंगे कि इफेक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम मैक्रोलाइड्स लो कंसंट्रेशन में देते हैं तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन जब हम इसकी डोज बढ़ा देते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल है। तो लो डोज मैक्रोलाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, whereas high dose of macrolides act as a bactericidal। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं तो हम इन जनरल बोलेंगे कि इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है। लेकिन स्पेसिफिकली आप बोलेंगे कि जो एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन या इस क्लास की जो ड्रग्स हैं ये क्या कर रही हैं, बैक्टीरिया के 50S राइबोसोम पे वहां पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये इनिबिट कर दे रही है प्रोटीन की सिंथेसिस को। तो इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि मैक्रोलाइड्स आपकी 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है उसके ऊपर एक्ट करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं, वो यूज की जाएगी निमोनिया में, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट ड्रग आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्यूनोलोन्स है एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्यूनोलोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूनोलोन्स इन जनरली आप कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए है, और क्यूनोलोन्स जो है वो एक्टिविटी एज अ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी शो करेगा। क्यूनोलोन्स डीएनए गायरेज की सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, डीएनए जिसकी वजह से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। एंड एडीआर की अगर हम बात करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, ये कॉमन एडीआर क्यूनोलोन से होते हैं। मोस्टली क्यूनोलोन्स ट्रीटमेंट कहाँ पे यूज करेंगे, तो यूटीआई इन्फेक्शन है, टाइफाइड फीवर और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की कंडीशन में हम लोग क्यूनोलोन्स को यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यूनोलोन्स का, ये ड्रग या इस क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं वो डीएनए गायरेज जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है उस पे एक्ट करती है, और डीएनए गायरेज पे एक्ट करने की वजह से डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को ये इनिबिट कर देती है।
मोस्टली क्विनोलोन्स आप यूज करते हैं या इन्फेक्शन की कंडीशन में, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स की फर्स्ट क्लास जनरेशन ड्रग्स हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन में आपकी लियोफ्लॉक्सासिन, आपकी गेमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये हमारी सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। इनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम फार्माकोकाइनेटिक ऑफ क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ओरल रूट से, आईवी और टॉपिकल रूट से। गट से वेल एब्जॉर्ब होती है एंड फूड इसको डिले कर देता है इसके एब्जॉर्प्शन को। तो अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाने के साथ खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का वो डिले हो जाएगा। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका वाइडली है लंग्स, किडनी, प्रोस्टेटिक टिश्यू में एंड मेटाबोलाइज बाय लीवर एंड एक्सक्रीशन मेनली यूरिन होता है। कॉमनली जो इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है, जीआई डिस्टर्बेंस होगा, नोजिया, वोमिटिंग जो आपको बताया था, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, हाइपर सेंसिटिविटी है, ये इसके बेसिक एडीआर्स हैं। देखिए अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं। ओरल टॉपिकल आती है आपकी नॉरफ्लॉक्सासिन, मतलब टेबलेट के फॉर्म में भी आती है, टॉपिकली आती है, जो कि आप आई में यूज कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम होती है, 30 to 40% होती है। एलिमिनेशन या टी हाफ जो है इसका 4 to 6 आर है नॉरफ्लॉक्सासिन का। मोस्टली अगर हम इसको यूज करने की बात बताते हैं तो इसका हम लोग यूटीआई इन्फेक्शन में इस ड्रग्स को यूज करते हैं, या बैक्टीरियल डायरिया हो जाए, किसी को लूज मोशन आ रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ओरल और आईवी के फॉर्म में आती है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है या बायो अवेलेबिलिटी है वो 70% है, लेकिन टी हाफ 3 to 5 आर है। एंड ओफ्लॉक्सासिन की बात करते हैं तो ये ओरल और आईवी रूट से दी जाती है और ओफ्लॉक्सासिन का ओरल बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। ये ओफ्लॉक्सासिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% है। आपका टी हाफ 4 to 7 आर है एंड ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, लेप्रोसी की कंडीशन में, हम इसको निमोनिया की कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन अगर हम बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की, लियोफ्लॉक्सासिन ओरल, आईवी और टॉपिकल फॉर्म में आती है। ओरल बायो अवेलेबिलिटी 100% है। टी हाफ इसका 8 आर है। यूज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हम इस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं लियोफ्लॉक्सासिन। और बोल रहा है कि अगर किसी को स्किन में ये या यूटीआई इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस हो जाए, इन कंडीशन में हम लोग लियोफ्लॉक्सासिन को यूज करते हैं। गेमीफ्लॉक्सासिन का ओरल है, इट मीन्स ये टेबलेट के फॉर्म में यूज करेंगे, ओरल रूट से दी जाती है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी 70% है। टी हाफ 8 to 10 आर है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है ओरल आईवी रूट के फॉर्म में आती है। 90% इसका ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। टी हाफ 12 आर है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। स्पेसिफिकली यू कैन से निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ऊपर एक्ट करती है। एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, कानामाइसिन, ये नियोमाइसिन, ये आपकी जो ड्रग्स हैं ये आपकी आती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स में। देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। बैक्टीरिसाइडल है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना।
तो आप स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। अगर हम इसके एडीआर की बात करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन एडीआर है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। आदमी कम सुनेगा, बहरा जिसको कहते हैं हो जाएगा, ऑटोटॉक्सिसिटी होगी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी, ये इसके एडीआर है। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। अगर मैं थेराप्यूटिक यूज की बात करता हूं तो यूटीआई इन्फेक्शन में, निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में, इन्फेक्शन में या बर्न इन्फेक्शन हो जाए, किसी को जल गया और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो आप एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज कर सकते हैं। टीबी की कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं एंड सोफ्रामाइसिन। आप देखिए बर्न हो जाता है, जल जाता है या इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में आप उस क्रीम को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। अब देखिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने आपको शुरुआत में सल्फोनामाइड बताया था, अब सल्फोनामाइड के बाद हम लोग आते हैं सिफेलोस्पोरिन। अगर हम सिफेलोस्पोरिन की बात कर रहे हैं तो ये सिफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। यही सिर्फ और सिर्फ ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि आपकी बैक्टीरिसाइडल है। अदरवाइज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो आपकी क्या है, इन जनरल आप कह सकते हैं कि वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है पेनिसिलिन की तरह। जैसा कि पेनिसिलिन सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, आपकी सिफेलोस्पोरिन भी है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। आपको एडीआर के बारे में बताऊं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, जीआई डिस्टर्बेंस रहेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। मोस्टली थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यूज हो रही है, जिसमें आप सेफेक्सिम यूज करते हैं, सिफोडॉक्सिम यूज करते हैं। ये आपकी थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन। अगर हम थर्ड जनरेशन को ही सिर्फ एक्सप्लेन करें, जिसमें आप सेफेक्सिम के बारे में पढ़ते हैं, सेफ्ट्राइजोन के बारे में आप बात करते हैं, मोस्टली किन किन कंडीशंस में यूज हो रही है, जैसे कि किसी को गोनोरिया हो जाए, किसी को मेनिंजाइटिस है, सिफिलिस है, इन सब कंडीशन में हम लोग सेफेक्सिम यूज कर सकते हैं। किसी को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो रहा है, एक से दूसरे में फैल रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग सेफेक्सिम या थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यूज करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन के बाद टेट्रासाइक्लिन। अगर हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, देन इट एक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये टेट्रासाइक्लिन देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये सिर्फ व सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक है। आपको हमने अभी इससे ऊपर बताया कि सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिसाइडल है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिफेलोस्पोरिन आपकी बैक्टीरिसाइडल है, वेयरएज टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकॉल ये आपकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसके अलावा अगर एडीआर की बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की, तो येलो टीथ एंड बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। ये रिकेट्शियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है, कॉलरा की कंडीशन में यूज की जाती है, और निमोनिया की कंडीशन में यूज करते हैं हम इस ड्रग को। टेट्रासाइक्लिन के अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, लेकिन आप स्पेसिफिकली ये बोलेंगे कि ये टेट्रासाइक्लिन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 30 सब राइबोसोमल यूनिट्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जीआई डिस्टर्बेंस रहेगा, फोटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी, और रीनल टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बोन एंड टीथ पे इसका रिस्पॉन्स आएगा, टीथ ये येलो कलर के हो जाएंगे,
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन के, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है जो कि ओरल रूट से दी जाती है, आईवी रूट से देते हैं, और टॉपिकली हम लोग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। टी हाफ इसका 6 to 12 बार है, और अगर हम डोज की बात करते हैं तो 250 to 500 mg QID देते हैं। दिन भर में 4 बार देना है, 250 से 500 mg हमको देना है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन हम लोग ओरल और टॉपिकली यूज करते हैं, और इसकी भी सेम डोज होगी। जबकि डॉक्सीसाइक्लिन, अगर हम इसकी बात करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन जो कि कॉमनली यूज की जा रही है, ओरल और आईवी रूट से देते हैं। एब्जॉर्प्शन इसका हाई होता है, इसका हाफ लाइफ 18 to 24 होता है, और इसको हम लोग 100 mg बीडी और ओडी के फॉर्म में देते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार हम लोग 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। थेराप्यूटिक यूज की अगर हम बात करते हैं, रिकेट्शियल इन्फेक्शन में, या निमोनिया हो जाए किसी को, कॉलरा हो रहा है, या प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है, मलेरिया की कंडीशन में हम, लेप्रोसी की कंडीशन में हम, फाइलेरियसिस की कंडीशन में, फाइलेरियसिस जब एलिफेंट लाइक आपके फीट्स हो जाते हैं उसको फाइलेरियसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग्स को। अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है, इसका एडवांटेज बताएं आपको, तो ओरल आप इसको दे सकते हैं एज वेल एज आईवी दे सकते हैं। हाईली पोटेंट है, रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फूड डज नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन। फूड के साथ दे रहे हैं तो फूड उसका जो है कोई भी इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन को डिले नहीं करेगा, और इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका लॉन्गर है। इंसिडेंस ऑफ डायरिया कम होने के चांसेस है। नेक्स्ट ड्रग जो है क्लोरामफेनिकॉल। इस ड्रग, इस क्लास की, इस जनरल एंटीबायोटिक्स की लास्ट ड्रग है क्लोरामफेनिकॉल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकॉल। जैसा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी। बैक्टीरियोस्टैटिक है, इट मींस ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगी। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। इट मींस यू कैन से कि सर प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। कैसे इनिबिट करेगा, तो आप बोलेंगे 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर एक्ट करेगी और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर हम क्लोरामफेनिकॉल के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ये जीआई इफेक्ट देगा, नोजिया वोमिटिंग, ये इसके एडीआर्स हैं। थेराप्यूटिक यूज की अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड फीवर में यूज करेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यूज करेंगे, रिकेट्शियल इन्फेक्शन में, आई और एयर में इन्फेक्शन होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्लोरामफेनिकॉल को यूज करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट योर क्लोरामफेनिकॉल। ये मैं अगर समराइज करूं तो एंटीबायोटिक्स जो है जनरली 2 क्लास में डिवाइड करिए आप, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। नैरो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अगर तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के लिए याद रखिए पीएम, ग्राम निगेटिव के लिए याद रखिए क्यूए। पीएम मीन्स पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स, क्यूए क्विनोलोन्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अदर देन दिस आप बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, सिफेलोस्पोरिन। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और दूसरा इसको याद रखने का आसान तरीका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, कि ये 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है। सेल वॉल की सिंथेसिस इनिबिट हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट कर रहे हैं, और लास्ट है पाबा से फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं। दूसरी चीज आप और ये याद कर सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सिफेलोस्पोरिन को छोड़ के जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सब बैक्टीरियोस्टैटिक है। सिर्फ सिफेलोस्पोरिन जो है आपकी बैक्टीरिसाइडल है। और सेम आप बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम के लिए कि मोस्टली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरिसाइडल है। लेकिन एक कंडीशन आपको मैंने बताया था कि मैक्रोलाइड्स है, अगर लो डोज देते हैं, कम डोज देते हैं
तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन हाई डोज देंगे तो बैक्टीरिसाइडल है. इट इज ऑल अबाउट फॉर जनरल एंटीबायोटिक्स. थैंक यू क्लास. थैंक यू ऑल.